हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं सब समीर चौरसिया करंटली परसिंग MBBS हम GMC आजमगढ़, और हम आपके लिए बहुत कमाल की चीज़ लेके आए और ट्रस्ट में तुम बहुत ज़्यादा पसंद करोगे इन चीज़ों को। वी आर इंट्रोड्यूसिंग ड्रीम 140+ बैच। अब इस बैच की खासियत क्या है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता के रखा है कि यार ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th और 12th के, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पहले बताए जा चुके हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा कहूँ, क्या तुम इन टॉपिक्स को पढ़ के मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो? तुम मिनिमम इससे 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मिनिमम 120 मार्क्स इससे स्कोर कर सकते हो। और अगर तुम ढंग से पढ़ लियो तो 140 मार्क्स प्लस ही आएंगे, इससे कम नहीं आएगा अगर तुमने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है, ठीक है। और अगर क्या मैं कहूँ, क्या हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को तुम्हें डिलीवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से विथ ऑल द क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है, जितनी अच्छे DPPs बन सकते हैं, जितने JEE मेंस के सवाल हो सकते हैं, जितने नीट 2025 पैटर्न के सवाल हो सकते हैं। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस बैच जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे, सारे के सारे। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं, लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो हो सकता है, चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं, तो हम उसको भी पढ़ाएंगे। टॉप 1000 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस होने वाले हैं यार। और ये एक चैप्टर में तुम्हें 100 से 110 सवाल करवाएंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद PYQ, ऑल PYQ डिस्कशंस। JEE मेंस के सवाल होंगे उसमें, ऑल नीट 2025 के क्वेश्चंस होंगे उसमें। और इसके अलावा तुम्हें फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, और जितनी DPPs तुम्हें मिलेंगी ना यार, उन DPPs को तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा यार। इससे ज़्यादा क्या चाहिए इस टाइम पे यार। पता है बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो यार बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, जो कि कह सकते हो फ्री है, लेकिन यार फ्री चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लिमिटेशन आ जाती है। शायद वो तुम्हें उतना कंटेंट डिलीवर ना कर रहे हो, या फिर शायद वो पूरी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। और इन्हीं सबका सोल्यूशन हम लेके आए। ये बैच तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में मिल जाएगा यार। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ट्रस्ट मी। इस बैच से अगर तुम इस बैच में अगर एनरोल हो जाते हो तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें 11th में और 12th में फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर तुम उन सवाल को अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे सवाल सही होंगे, क्योंकि हर एक टाइप के सवाल तुम्हें करवा दिए जाएंगे। और हमारा कुछ बैच टेलीग्राम पे कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एनरोल कैसे होना है, तो देखो तुम्हें सिर्फ मैसेज करना है टेलीग्राम पे, यूज़र नेम ये दिया हुआ है @onit2011। उसमें तुम्हें बस मैसेज करना है वांट टू बाय बैच। बॉस अपना QR कोड तुम्हें भेजेंगे और पेमेंट तुम्हें करना और शेयर करना है तुम्हें पेमेंट की रिसिप्ट। उसके बाद तुम्हें ग्रुप में 2 घंटे के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद भाई तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। इसमें तुम्हें DPPs मिलेंगे यार। DPPs में सुपर 30 DPP का हमने नाम रखा है, और ये जैसा नाम है इसका वैसी इसकी चीज़ें हैं। 30 सवाल इतने बेहतरीन इसमें होंगे ना, तुम लगाओगे तुम्हारे कंसेप्ट बनेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यार सवाल इन्हीं के आसपास से आएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं के आसपास से सवाल आएंगे। और ट्रस्ट में यार, अगर तुम मेहनत करने के लिए इस टाइम पे तैयार हो तो हम तुम्हें चीज़ें डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो। सुपर 30 DPP के हम सीरीज़ में आ गए हैं चैप्टर 2 पे। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स इन 1D के क्वेश्चंस। बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस है ये। हमारी कोशिश बस यही रहती है कि हम ऐसे क्वेश्चंस दें जो कि पेपर में आने की चांसेस ज़्यादा हो, या फिर अगर तुम उसको पढ़ो तो तुम्हें कुछ ना कुछ बेहतरीन कंसेप्ट तुमको मिलते रहे। चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अ बॉल वॉज थ्रोन फ्रॉम हाइट h एंड द बॉल हिट द फ्लोर विद द वेलोसिटी 10 i कैप माइनस j कैप। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये 10 i कैप है, और ये जो है 10 j कैप है। 10 i कैप तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मान लो ये v से फेंका गया है, यहाँ पे भी जो कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, वो भी इक्वल होगा 10 i कैप के। एक कंपोनेंट आएगा v sin थीटा, ठीक है। 1.5 सेकंड के बाद ये ज़मीन को हिट किया। जो x एक्सिस का कंपोनेंट है, x एक्सिस का कंपोनेंट जो है वो रहेगा कांस्टेंट। y एक्सिस का क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है। y एक्सिस का मुझे पता है कि इनिशियल क्या है। इनिशियल इसका है v sin थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में। फाइनल क्या है? v कह रहा हूँ 10 j क्या, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है बेसिकली। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। मुझसे पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी v क्या होगी। अगर मैं v sin थीटा मतलब मैं परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल पाऊँ
तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि नेट वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v फाइनल मुझे पता है 10 है, v इनिशियल मुझे पता है v साइन थीटा है, एक्सेलरेशन मुझे पता है नीचे की तरफ g है मतलब -10 है, -10 है। t मुझे पता है कि t जो है वो 1.5 सेकेंड है, तो 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, 25 इज इक्वल्स टू v साइन थीटा या फिर v साइन थीटा या फिर वी वाई है, ठीक है। मुझे पता है वी वाई 25 है, वी एक्स 10 है, तो मैं क्या वी नेट निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स क्या है 10 का स्क्वायर, वी वाई क्या है 25 का स्क्वायर, ठीक है। 100 प्लस 625 रूट 725, ठीक। रूट 725 अगर तुम तोड़ोगे, चलो मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पे एलसीएम बेसिक, जो अगर पेपर में मुझे ऐसा सवाल आएगा तो मैं एलसीएम निकालूंगा ना सीधा, 1 2 4 5, फिर से मैं 5 से करूँगा 2 9, तो 2 9 का यार कुछ नहीं हो सकता है, फिर यहाँ पे फिर वही आ जाएगा 2 9, कुछ है दिया हुआ है यहाँ पे नहीं यार, यहाँ तो कुछ तो गलत हो रहा है, फिर देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी है v, अच्छा ये माइनस में जाएगा ना, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ऐसी गलती नहीं करनी होती है भाइयों, ये सब तुम्हें सीखना है। 25 125 क्या आ जाएगा 5 रूट 5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा तुम्हारा, जो कि है सही, ठीक है। आई होप तो तुम्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। इन स्ट्रेट लाइन मोशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम टेकन। जो डिस्टेंस है एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन, मतलब इसके प्रोपोर्शनल है। तो एक्सलेशन पूछा है तो मैं इससे वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी से एक्सलेशन निकाल लूँगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई dt। मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ s इज इक्वल्स टू के टी, वेयर के इज, थोड़ा साफ से लिखता हूँ यार, मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ s इक्वल्स टू के टी की पावर हाफ, वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे डी के, सीधे के बाहर ही निकाल देंगे, के कांस्टेंट है ना, ठीक है। फिर आ जाएगा ठीक। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डी वी बाई डी टी। अब मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन, तो आ जाएगा ठीक। आई होप तो तुम्हें डिफ्रेंशिएशन तो आता होगा। अब मुझे ये पता है कि एक्सेलरेशन यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस हाफ है, और मुझे ये पता है एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर क्यू माइनस हाफ। और मुझे स्टार्टिंग में मैंने जब वेलोसिटी निकाली थी तो यहाँ से वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है टी की पावर माइनस हाफ के, कैसे, यहाँ से, इस चीज़ से मैंने लिखी है इस चीज़ को, ठीक। अब मुझे तो ये पता चल गया कि जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाफ है ना v की पावर क्यूब हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हालांकि मैं और थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस हाफ क्यूब। तो मुझे पता है वेयर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस हाफ, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना v। अब तुम्हें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट अ रेट ऑफ 6 feet per second square when a bolt from the ceiling of the falls to the floor of the lift. The time taken by the falling bolt to hit the floor is, टाइम पूछा हुआ है, डिस्टेंस 19 feet दी हुई है, सब फीट में दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है। तो मुझे पता है जब लिफ्ट है
एक सेकेंड, जब लिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, एक बोल्ट है, बोल्ट यहाँ से गिर रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। बोल्ट जब यहाँ से गिर गया, मान लो जब लिफ्ट चालू हुई तभी बोल्ट गिर गया, इस बोल्ट पे नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है जी का, ठीक, लेकिन एक स्यूडो फोर्स लग रही है, लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो एक स्यूडो फोर्स लग रही है, वो भी लग रही है नीचे की तरफ, तो स्यूडो फोर्स जाएगा मास इनटू ए क्या है यहाँ पे, ये वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक। तो अगर मैं कहूँ नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना डिस्टेंस ट्रेवल के लिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर यू इज जीरो, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस की बात हो रही है, फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मान के चलो, इनिशियल कंडीशन की बात हो रहा है, तो यू जीरो हो जाएगा। एस मुझे पता है, डिस्टेंस दिया हुआ है 19 फीट और हाफ ए दिया हुआ 32 फीट, टी मुझसे पूछा हुआ है ए जो है वो सिर्फ जी नहीं होगा, सॉरी ए जो होगा सिर्फ जी नहीं होगा, ए जो होगा ए नेट वो आ जाएगा जी प्लस ए, मतलब 32 प्लस 6 इंटू टी का स्क्वायर, 19 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 32 आ जाएगा 38 इंटू टी का स्क्वायर, 19 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा, आ जाएगा √1, मतलब 1 सेकेंड ही आ जाएगा, ठीक, आंसर 1 सेकेंड है। फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 बॉडीज ऑफ मास 50, 100 kg and 50 kg are projected horizontally from the same height with a speed of 40 meter per second and 20 meter per second simultaneously. The ratio of the time taken by both the bodies to reach the ground. ये कह रहा है, चलो मैंने बताया था कि कोई बॉडी को अगर हम ड्रॉप करते हैं, ठीक, ड्रॉप करते हैं या फिर फेंकते हैं आगे की तरफ, तो जो नीचे आने का जो टाइम होता है, नीचे आने का टाइम वो डिपेंड करता है टोटली ऑन वी वाई, मतलब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। दोनों केस में वेलोसिटी इन वाई एक्सिस जो है वो कि जो कि 0 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये आएगा वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इनिशियल जो 0 हो जाएगी, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और दोनों बॉडी के लिए एक्सेलरेशन सेम है, तो टाइम का रेशियो जो होगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ एयर रेजिस्टेंस टेकन इन अकाउंट, इफ अब एयर रेजिस्टेंस को हम ले रहे हैं यहाँ पे, देन द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस। देखो ना कितना बेहतरीन सवाल है, इसमें सवाल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, सवाल सारे अच्छे दिए गए हैं जो कि नीट में पूछे जा सकते हैं या फिर जिनसे रिलेटेड कंसेप्ट नीट में आ सकता है। इस बार अगर तुम ये पढ़ के फिजिक्स का पेपर तुम नीट का देते हो तो मान के चलो तुम्हारी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। खैर मैं टाइम को वेस्ट ही करते हैं। पहले हम एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक, बॉल कुछ ऐसा मोशन फॉलो करेगा, ठीक है, ठीक, ऐसा मोशन फॉलो करेगा, ठीक। अब जब ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ खींचेगा, मतलब बॉल जब यहाँ पे होगा, ठीक, उसकी यहाँ उस पर तो जी नीचे की तरफ तो लगेगा ही, लेकिन साथ में एक एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो वो एयर रेजिस्टेंस की बात की, एयर रेजिस्टेंस ही मतलब होता है, रेजिस्टेंस मतलब तुम्हारे मोशन को रेजिस्ट कर रहा है वो। जब तुम ऊपर जा रहे हो तो नीचे की तरफ करेगा रेजिस्ट, जब तुम नीचे आओगे तो जी तो उस टाइम पर लग ही रहा है, लेकिन अब वो तुम्हारे मोशन को अपोज करेगा। अपोज मतलब अब ए ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब अगर ये केस 1 को और केस 2 को कहूँ तो मैं ए नेट अगर केस 1 के लिए लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा ए प्लस जी, ठीक। अगर मैं ए नेट केस 2 के लिए लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा जी माइनस ए, समझ रहे हो। और टाइम की बात करूँ, टाइम होगा तुम्हारा फॉर्मूला का, अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो एस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ तक के डिस्टेंस को एस माना हूँ, ठीक, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ नीचे से ऊपर जाने के लिए उसने मान लो किसी यू वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, एस इज डायरेक्टली, अगर टाइम, अच्छा डायरेक्ट टाइम पूछा है कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा टाइम किस में कम लगेगा, तो इस फॉर्मूले को ना लेके हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। हम ले सकते हैं जैसे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी तो 0 हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू माइनस ए टी, ठीक है, u बाई ए इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, बहुत ईजी है। ए अब यहाँ पे क्या है, केस, अब मैं लिखूंगा दो चीज़ के लिए, केस 1 के लिए लिखूंगा, केस 2 के लिए लिखूंगा, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक, जिसमें a ज़्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, ठीक है। a किस में ज़्यादा है, a केस 1 के लिए ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा लेस टाइम, मतलब ये कम समय में रुक जाएगा, ठीक। और नीचे जब आएगा,
नीचे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है तो टी ज़्यादा लगेगा, मतलब नीचे वो थोड़ा देर में आएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए, देन टाइम ट्यूनिंग विच द बॉडी राइजेज इज, जब बॉडी ऊपर जा रही है वो लेस देन द टाइम टू फॉल है, लेस है, वो कम है। मैं यहाँ से समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ, आंसर यही है इसका, तुम समझ जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल्स ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट 1 सेकंड इज इक्वल टू द बाय कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड। तो बहुत ईजी है, कह रहा है कि बॉडी को एक टावर से फेंका गया है, तो जो लास्ट सेकंड में जिसने जो डिस्टेंस ट्रेवल है, मान लो एस, वो डिस्टेंस कंबाइन 1 2 3 सेकंड में कंबाइन करके उतनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर तुम फॉर्मूला करोगे ट्रस्ट में टाइम लगेगा। मैं तुमको एक स्टार तरीका बता रहा हूँ, मैंने बताया है, तुम बस लिख लो, जितने भी सेकंड्स हो सकते हैं लिख लो, 5 15 25 35 45। कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट 1 सेकंड इज इक्वल टू दैट ऑफ कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड। पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 15 5 20 20 25 45 मीटर उसने पहले 3 सेकंड ट्रैवल किया। तो ऑब्वियस ही बात है, जो लास्ट सेकंड होगा वो भी 45 ही कहा है यहाँ पे। इसका मतलब जो पूरा मोशन है वो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड का मोशन है। और पूछा है बिल्डिंग की हाइट क्या थी, तो मैं इन पूरे को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 45 प्लस 35 प्लस 45 45 90 हो जाएगा, 90 30 120 125 मीटर हो जाएगी हाइट। ऑप्शन में दिया हुआ है। ये है तरीका, इसको तुम ऐसे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत जल्दी हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि तुमको इस चीज़ को अच्छे से बनाना है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 4 ग्राफ इंटेंडेड टू द रिप्रेजेंट द सेम मोशन। ठीक है, हाउएवर one of them is incorrect and in fact the graph that does not accurately depict the motion। अब चलो एक एक ग्राफ को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या कोई ग्राफ कहना चाह रहा है। सबसे पहले इस ग्राफ पे आते हैं। ये वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम के साथ जैसे जैसे पोजीशन बढ़ते जा रही है वेलोसिटी 0 होते जा रही है, फिर जैसे जैसे पोजीशन वापस घटती जा रही है। जब पोजीशन 0 हो जा रही है, यहाँ पे पोजीशन मैक्स है, यहाँ पे पोजीशन 0, यहाँ पे पोजीशन 0 है। जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी कोई है, लेकिन जब मोशन खत्म हो रहा है तभी वेलोसिटी है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसा कौन सा मोशन हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला मोशन है। स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी कुछ है, लेकिन एक पोजीशन पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ, लेकिन जब वापस फाइनली जब आ रहा है तो वेलोसिटी उतनी ही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। मुझे तो यही मोशन लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इस मोशन के हिसाब से सभी ग्राफ्स को देखूँ तो इसको देखो, यहाँ पे पोजीशन टाइम का ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी से निकालता हूँ। ये वेलोसिटी खत्म, ये वेलोसिटी 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है। यहाँ पे आर्क खींचो, ये tan थीटा कुछ आएगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ कम आएगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी जब नीचे आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब ये इसी मोशन को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक, ये वाला अब देखो, जब पोजीशन का हो गया, डिस्टेंस का क्या है? देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कुछ अजीब सा ही ग्राफ दिख रहा है मुझे। ये ग्राफ ही कुछ अजीब सा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 वाला। अब मैं 4th पे जाऊँगा। ठीक, वेलोसिटी कुछ थी टाइम पे, कुछ 0 टाइम पे वेलोसिटी थी, लेकिन एक टाइम के बाद जाके वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ, और जाके फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, लेकिन सेम हुई है, नेगेटिव हुई है लेकिन सेम हुई है। ये भी इसी चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। तो आंसर नंबर 2 ही है जो कि सही है, जो कि गलत है यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड एट t इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू 5 सेकंड। ठीक है यार, सबसे पहले ये मैं निकालूंगा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? ठीक, t इज इक्वल्स टू 2u/g फॉर्मूला है, क्योंकि पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150, मतलब ये वाला मोशन है। ठीक है, तो इसके लिए टोटल टाइम 2u/g होता है। 2 × 150/g 30 सेकेंड है, तो t अब कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड इन एट 3 = 3 सेकेंड और t = 5 सेकेंड पे पूछा हुआ है। ठीक है, u मुझे पता है कि 150 है, तो 150 - 10 × 3 5 सेकेंड पे क्या हो जाएगा? 150 - 10 × 5 v1 जो हो जाएगा 120, ये जो हो जाएगा
100, अगर मैं रेशियो निकालूँ 120/100 जो कि आ जाएगा 1.2:1। ठीक, आंसर क्या है? यही आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अ कार स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड द बस, अगर मैं इसको कहूँ ये कार है और ये बस है, ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर है। बस जो आगे बढ़ रहा है, द बस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, कार की जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द कार विल कैच द बस आफ्टर अ टाइम, बहुत ईजी है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं मान के करूँ इसको, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेटिव मोशन मान के करूँ, मैं बस को रेस्ट पे मान लूँगा। जिसको हम रेस्ट पे मानते हैं उसका कंपोनेंट हम अपोजिट को दे देते हैं। मतलब अगर मैं कार का नेट एक्सेलरेशन लिखूँ तो वो 4 - 2 आ जाएगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी मान लो कार रेस्ट से शुरू हुई ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो 0 है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से u तो 0 हो जाएगा, s 200 मीटर है, हाफ a क्या जाएगा 2 इंटू टाइम के ऊपर टाइम ही पूछा हुआ है, तो टाइम आ जाएगा 10√2, मतलब 10√2 सेकेंड में कार कैच कर लेगी या फिर ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, तो 10 आंसर नंबर 3 हमारा सही है। आगे बढ़ जाओ। ये सब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा के रखा हुआ है, तो तुम्हें आई गेस बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अभी तक, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चंस भले जेई के आ रहे हैं लेकिन ईजी हैं सॉल्व करना है अभी तक तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बैच में करा के रखी हुई है। ठीक है, एन ऑटोमोबाइल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक ओवर 40 मीटर। ठीक है, इफ़ द ऑटोमोबाइल वर इंस्टेड ऑफ मूविंग 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट वुड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। सही है, अगर वेलोसिटी को n गुना बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो n² हो जाएगा। ठीक, इसी कंसेप्ट पे हम लगाएंगे। वेलोसिटी हमने कितनी बढ़ाई है, पहले 40 थी अब 80 हो गई, डिफरेंस कितना आया, n जो हो जाएगा दुगना। ठीक, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले 40 मीटर थी, बाद में 2 का स्क्वायर इंटू 40 मतलब 4 इंटू 40 मतलब 160 मीटर है। आंसर है हमारा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार एंड द स्कूटर आर शोन द फिगर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड, डिफरेंस पूछा है। ठीक है, 15 सेकेंड की बात हो रही है, ये कार है तो ये स्कूटर हो जाएगा। ठीक है, तुम देख सकते हो स्कूटर की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी कांस्टेंट, कार की क्या है, पहले वेलोसिटी, पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसा कि तुमको पता है, जैसे कि मैंने बता के भी रखा है पहले बैच में, कि अगर तुम्हें वेलोसिटी दिया है, अगर तुम ग्राफ दिया तो ग्राफ अगर x और t के उसमें दिया है तो तुम्हें अगर वेलोसिटी निकालना है तो dx/dt निकालोगे, मतलब स्लोप। अगर vt का ग्राफ दिया हुआ है तो तुम dx निकाल सकते हो, मतलब उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो तुम्हारा बता देगा डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ग्राफ का जो एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट बता देगा। यहाँ पे पहले सवाल में क्या क्या डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले मैं निकालूंगा कार, 15 सेकेंड में कार कितनी चली है, तो अगर मैं सिर्फ ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं एरिया निकालूंगा तो ये 15 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू 15 इंटू 45। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 15 45, देखो मैं चीज़ों को फास्ट करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, हैंड रिटन कैलकुलेटर नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आते हैं, कुछ वैसा नहीं है क्या। चलो हाफ इंटू 15 इंटू 45, कुछ आंसर छोड़ो यार, साइंटिफिक पे जाएं अगर, छोड़ो, टेक्नोलॉजी इंटरनेट शायद पकड़ेगा तभी करेगा ये। 5 25 7 20 4 1 4 5 6 मतलब 675/2 आ जाएगा, 675/2 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 15 सेकेंड में। ठीक है,
अगर मैं सिर्फ कार का देखूँ, कार जो 15 सेकंड में यहाँ पे, तो ये एरिया पूरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कार का। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ सेकंड कार का जो एरिया क्या आ जाएगा 30 इंटू 15, मतलब 6, 3 5 जा 15, 3 1 3, एक सेकंड यहाँ मैं देख लूँ सही है कि नहीं, 450, ठीक है। तो एरिया ये आ गया मेरा। अब मुझे निकालना है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस भी निकल जाएगा बहुत आराम से। अगर मैं इसको बाय 2 करूँ तो 337.5 मीटर ये आ जाएगा और 450 मीटर ये आ जाएगा। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो 450 माइनस 337.5 0 कर दूँगा, 5 9 7 जाएगा 2 1 1 1 1 2, तो मेरा आ गया 112.5 मीटर डिफरेंस आ जाएगा। तो मुझे पहले आंसर में दिख रहा है, किसी और में भी दिख रहा है, तो ये 2 और 3 ऑप्शन होगा नहीं। अब ये सेकंड में 25.5, 22.5 और 15 सेकंड हो सकता है। अब दूसरा क्या पूछा है, द टाइम एट विच द कार विल कैच अप एंड द स्कूटर कैच अप विद द स्कूटर, मतलब वो टाइम पूछ रहा है जिसमें कार है वो स्कूटर के पास पहुंच गया। वो कब होगा, जब दोनों की डिस्टेंस सेम हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वगैरह सेम हो जाएगी। इसमें इस ग्राफ से मुझे समझ में आता है कि चलो 15 सेकंड पे दोनों की, चलो 15 सेकंड पे दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन कार की भी तो बढ़ ही रही है, स्कूटर की तो कांस्टेंट है, कार की तो बढ़ रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। एरिया ही हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट सेम करने के लिए, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। वो कौन सा टाइम होगा स्कूटर के लिए, वो तो यही होगा, यही वाला, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट है, तो यही पूरा हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, मुझे पता है कि एक सपोज कर लेता हूँ कि टी टाइम पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो जाएगा। वही मुझसे टी टाइम पूछा है, ठीक है। तो मैं अब सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर मैं केस लिखूँ, सेकंड क्वेश्चन के लिए लिखूँ, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं स्कूटर का अगर लिखूँ, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 30 इंटू टी, मतलब 32 हो जाएगा। कार के लिए क्या हो जाएगा, कार के लिए ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है। तो मैं एरिया मुझे पता है, पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है 30, मतलब 67.5/2 प्लस मान के चलते हैं, अगर ये टी टाइम है, अगर ये टोटल टी टाइम है, तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा 15 प्लस अगर सिर्फ इतना निकालना, मुझे सिर्फ इतना निकालना, तो वो आ जाएगा t माइनस 15, क्योंकि इतना t और इतना 15 है। यहाँ से यहाँ तक 15 इंटू टी माइनस 15 आ जाएगा। तो मुझे पता है उसकी वेलोसिटी जो फाइनल आ गई 45 आ गई है। तो मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब t माइनस 15 करके। और ये जो दोनों होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम, मतलब कार ने कैचअप कर लिया उसको, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगा 30t प्लस 67.5/2 प्लस 45t माइनस इसको मल्टीप्लाई यहाँ मैंने किया था ना, हाँ 675t। तुम इसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो पहला ही वाला आएगा 22.5। तुम करके देख लेना, मैंने किया है तो मुझे पता है। तरीका ये होगा, आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा ये चीज़। बहुत अच्छा सवाल था। देखो यहाँ पे सारे सवाल जो हैं वो थोड़े से ट्विस्टेड हैं, जेईई मेंस के लेवल के हैं, नीट 2025 के लेवल के हैं, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्टिकल इज मूविंग द स्पीड, ठीक है, स्पीड इतना दिया हुआ है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t इक्वल्स टू t सेकेंड पे, ठीक है। वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है v इक्वल्स टू रूट b, मतलब v सॉरी मुझे वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल्स टू b रूट x, ठीक है। अब मुझे निकालना है, क्या मुझसे पूछा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इक्वल्स टू t सेकेंड पे, ठीक है। अगर मैं ये निकाल लूँ कि पार्टिकल x मतलब t इक्वल्स टू t सेकेंड पे, t इक्वल्स टू कैपिटल T पे पार्टिकल का पोजीशन में निकाल लूँगा, तो मुझे आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी से मुझे निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, मुझे पता है v इक्वल्स टू dx/dt होता है, ठीक है। v dt इज इक्वल्स टू dx, ठीक है। v मुझे पता है रूट b रूट x है, ये dt है, dx है, ठीक। तो
तो मैं बी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूँ, और मैं इसी को बी डी टी एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स लिख सकता हूँ। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेकर x तक, और इसको कर दूँगा 0 से लेकर t तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी टी इज इक्वल्स टू माइनस, अगर मैं कहूँ माइनस अगर इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x हाफ अपॉन 1/2। ठीक है, बी टी इज इक्वल्स टू 2x रूट। ठीक, इतना आ गया। और अगर मैं आगे देखूँ अगला तो मुझे मिलेगा, चलो मुझे ये पता चल गया कि x क्या है। x इज इक्वल्स टू बी टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे x इतना पता चल गया, रूट x का भी मुझे पता चल गया, रूट x भी क्या होगा। ठीक है, टाइम t इज इक्वल्स टू टी बड़े कैपिटल T पे x की वैल्यू ये है, तो वेलोसिटी मुझसे पूछा है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ ना, v इज इक्वल्स टू रूट एक्स की वैल्यू क्या है, बी रूट एक्स की वैल्यू है बी टी अपॉन 2, वी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टी अपॉन 2। क्या कोई आंसर दिया हुआ है ऐसा? हाँ दिया हुआ है, बी स्क्वायर टी अपॉन 2। मतलब प्रोसीजर कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय, ठीक है, पोजिशन दिया हुआ है, व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी इज। ठीक है यार, इससे मैं पहले वेलोसिटी निकालूंगा फिर एक्सेलरेशन निकालूंगा और उसको इक्वल टू कर दूंगा 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। अब इससे मैं डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन निकाल दूंगा तो आ जाएगा 2b माइनस 6ct, और मुझे पता है ये चीज़ इक्वल्स टू 0 है, तो 2b इज इक्वल्स टू 6ct आ जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 2b अपॉन 6c। ठीक, अब मुझसे पूछा है वेलोसिटी बताओ तब जब एक्सेलरेशन 0 है, मुझे पता है इस t टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपली वेलोसिटी वाले इक्वेशन में डाल दूँगा, मतलब a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, a प्लस 2b अपॉन 6c माइनस c 4b स्क्वायर अपॉन 36c स्क्वायर। ठीक, सिंपली मैंने ऐसे लिखा है। हाँ, इतना है द पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा अच्छे से, a प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 6c माइनस c से ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 2 ये भी कट जाएगा 3 से। ठीक, आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3c। ठीक, इसको मैं बाय 2 कर दूंगा तो a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 6c आ जाएगा, मतलब 1/3 आएगा, ये सिंपली कट के 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 1/3 b स्क्वायर अपॉन 6 b स्क्वायर अपॉन c, तो आंसर आ जाएगा ये वाला तुम्हारा। सिंपल है, मतलब प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम आंसर आराम से कर लोगे। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्यों? क्योंकि यार बहुत लोग बहुत लंबा चौड़ा तरीका बताते हैं, मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैंने बैच में बता के रखी है, अगर तुम उस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा आंसर चुटकी में निकल आएगा। जेईई मेंस में जनरली यार एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू नीट, मतलब तुम्हें नीट में एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है, लेकिन जेईई मेंस में तुम्हें एक क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट मिलता है करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है एक ट्रेन है जो कि चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, एक और ट्रेन है जो कि चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, उसमें क्या है, ट्रेन ए में एक इंसान जो है वो इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन के मूवमेंट के 1.8 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, अब वो सा जो ट्रेन बी में ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, अभी कह रहा है ट्रेन बी में जो इंसान है उसको ये इंसान कहाँ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब तुमको सोचना कैसे, पहली चीज़ सबको मीटर पर सेकंड में करो, क्यों? क्योंकि ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1.8 को करेंगे मीटर पर सेकंड में तो आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक, 36 को करेंगे मीटर पर सेकंड में तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
आ जाएगा 4/520, ठीक है। अब देखो, अब तुम मानो कि जो ट्रेन बी है वो है ही नहीं, मतलब वो जो इंसान है वो रेस्ट पे ज़मीन पे खड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक ट्रेन है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इंसान उस पर पीछे की तरफ जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड से, तो नेट नेट तो आगे ही जाता हुआ दिखेगा ना, लेकिन उस इंसान की जो आगे जाने की स्पीड दिखेगी इस इंसान को, मान लो बी इंसान है, उसको दिखेगी, वो दिखेगी 10 - 0.5 मतलब 9.5 मीटर पर सेकंड उसको दिखेगी इंसान की आगे जाती हुई। लेकिन अब एक ट्विस्ट इसमें और ऐड कर लो कि जो इंसान बी है वो भी मूव कर रहा है इस तरफ, तो अब होगी रिलेटिव वेलोसिटी। पहले उसको इतने से दिखती थी, इतने से, लेकिन अब वो भी बी से इधर जा रहा है, तो वो अपने आप को जब रिलेटिव वेलोसिटी जब वो अब देखेगा सामने वाले को, तो मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी में आ गया, मतलब वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। अब जब रेस्ट पे मानेगा तो अपनी वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको अपोजिट डायरेक्शन दे देगा। पहले तो इंसान 9.5 से इधर जा ही रहा था, लेकिन अब जब वो भी मोशन में इस तरफ आ गया है तो अपने आप को जब रेस्ट में मानेगा रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, तो अपना एक कंपोनेंट इधर दे देगा। वो जब इधर दे देगा तो आ जाएगा 20 + 9.5 मतलब 29.5 मीटर पर सेकंड से वो इंसान इधर जाते हुए उसको दिखेगा। और यही है तुम्हारा सही आंसर। तो छोटी सी थिंकिंग थी और इस छोटी सी थिंकिंग से तुम्हारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes द सिग्नल पोस्ट विद अ वेलोसिटी u एंड लास्ट कंपार्टमेंट passes द सेम पोस्ट विद द वेलोसिटी v, ठीक है। द वेलोसिटी विथ विच द मिडिल पोर्शन, अरे भाई ये पता है किस चीज़ का है, ये कह रहा है एक फिक्स डिस्टेंस है, मान लो s, स्टार्टिंग में v है, स्टार्टिंग में u है, लास्ट में v है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v मिड बताओ, वेलोसिटी इन मिडिल। तुम्हें पता है v मिड क्या होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, बस ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा। v मिड मैंने बैच में बता के रखा, फॉर्मूला में कैसे क्या क्या सीन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, द पॉइंट s जो है वो 4.33 सेकंड पे, देखो यहाँ पे कहीं पॉइंट है 4.33 सेकंड, इसको तुम लिख सकते हो 13/3, ठीक, 13/3 लिख सकते हो। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में, तो तुमको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक, फिर तुम्हें ये वाला एरिया निकालना है। तुम सिंपली ये कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो, यहाँ से यहाँ तक का निकालो, यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट 4 आ गई, यहाँ से यहाँ तक का भी हो जाएगा तुम्हारा 1 × 4, 4 यहाँ से आ गया, ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा 13, मतलब 13.13/3 - 3, ठीक, तो आ जाएगा तुम्हारा 5, 10, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 14/3 आ जाएगा, मतलब 4/3 आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, और तुम यहाँ से निकाल लोगे हाफ इंटू 4/3 इंटू हाइट कितना है 4, मतलब 4 2 8/3 आ जाएगा यहाँ का एरिया, ठीक है। अब तुम्हें ऐड ही लास्ट में ऐड करना है, तुम्हें 4 मिल गया एक एरिया 4 मिल गया एक एरिया, 8/3 मिल गया, ठीक है। अब इस एरिया की बात करते हैं, ये एरिया जो है यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ से अगर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा दिया हुआ है, अगर तुम्हें निकालना है कि ये इतना टाइम कितना है, तो तुम कर लोगे ना 6 - 13/3, अगर तुम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5/3 आ जाएगा टाइम, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ बेस कितना है 5/3 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट है -2, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 5/3 माइनस में। पूछा क्या था, टोटल डिस्टेंस पूछा था, हमको टोटली ऐड करना है, हमें साइंस से भी कोई मतलब नहीं है, तो 4/3, 10/3, 14/3, कहीं ना कहीं आंसर नहीं है यार 14/3, अच्छा 14/3 इतना हो गया, और प्लस यहाँ का 8 ऐड करना है, अभी नहीं, अभी सिर्फ अभी 8 ऐड करना है, मतलब इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 14 + 24/3 मतलब 8, 3, 38.3 के आसपास आएगा आंसर। ये हो गया मेरा आंसर, मतलब इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक, मतलब सिंपल नहीं कह सकते, मतलब थोड़ी सी थिंकिंग तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी, क्या ये 4.3 को तुम्हें 13.3 लिखना पड़ेगा, तब तुम्हारा हो जाएगा। तरीका एकदम सिंपल था, एरिया निकालो आंसर निकालो, लेकिन थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक लग गई थी वहाँ पे,
कि तुम 13.3 को 3/4 मतलब 4.33 को तुम 13/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अ स्कूटर एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एंड विद constant a1 and then retards at constant rate a2 for time t2 and comes to rest. the value बहुत सिंपल है यार, मोशन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट का केस है जिसमें अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t2 होता है, ठीक है। अब t1 अपॉन t2 का रेशियो पूछा है, मतलब a1 t1 इज इक्वल्स टू a2 t2 t1 अपॉन t2 जो होता है वो तुम्हारा हो जाएगा a2 अपॉन a1, जो कि तुम्हारा आंसर पहले से दिया हुआ है, ठीक, मतलब पहले दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन था वो तुम्हारे लेवल का नहीं था, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं तुम्हें एक रिलेवेंट सवाल तुम्हें दे दिया था। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था, वो कभी नीट में नहीं पूछेगा, उसे कंसेप्ट भी नीट में नहीं पूछेंगे, इसलिए मैंने उसकी जगह पे एक अच्छा क्वेश्चन डाला है जो कि जेईई में से पहले आ चुका है और वो एक नीट 25 जैसे पेपर को का क्राइटेरिया मैच कर जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको तुरंत हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्या मुझे ज़रूरत है, लेकिन बदल के देख लेते हैं। 5/18, ठीक, मतलब 25 अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 80 × 5/18। मैं इतना भी करता हूँ, फिर बाद में भी देखते हैं कि क्या नीड आगे बढ़ती है, ठीक। और एक है अनदर ट्रेन and the freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km per hour। ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी। The ratio of time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction opposite। अरे कोई दिक्कत नहीं, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ट्रेन है इसकी लेंथ 60 मीटर है और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन है जो कि है 120 मीटर की और उसकी जो स्पीड है वो आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि जब वो कम्प्लीटली क्रॉस कब करेंगे, दो केस दिया हुआ है। एक केस ये दिया हुआ है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये वाली ट्रेन जो है वो यहाँ से आएगी, मतलब यहाँ से ऐसे शुरू करेगी और पूरा क्रॉस करेगी उसको एकदम, मतलब ऐसे क्रॉस करेगी वो। तो उसने कितना डिस्टेंस चला, उसने चला पहला 60 मीटर चला, फिर 120 मीटर चला, ठीक है, मतलब टोटल कितना चला 180 मीटर चला। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी कि एक ट्रेन जब जो बाईपास कर रही है, अगर जो ट्रेन आगे है जिसकी मान लो ये 120 मीटर वाली ट्रेन है, ये 60 मीटर वाली ट्रेन है, अब ये वाला अपने आप को रेस्ट में जब मान लेगा तो इस ट्रेन को अपना कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में देगा। मैंने इस चीज़ को रिलेटिव मोशन में बहुत अच्छे से समझाई है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस है 180 मीटर, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 80 - 30 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 180 को मैं बदल देता हूँ किलोमीटर में, तो 0.1000 हो जाएगा, इसे मैंने काट दिया, फिर आ जाएगा 3.6, ठीक। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3.6 × 10⁻³ R, ठीक। उसको आप मीटर में करो, मतलब सेकंड्स में करोगे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड्स में करने के लिए बस वही है 30, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। इसको मैंने हटा दिया 6 × 6 = 36, 18, ठीक, मतलब 0.186 मिनट में वो कर ले जाएगा। अगर सेकंड्स में निकालना हो मुझे तो 0.186 को मैं फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो समथिंग 7-8 सेकंड के आसपास वो एक ट्रेन को क्रॉस कर लेगा बहुत आराम से, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या होगा, स्पीड डबल कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो हम टाइम लिखेंगे वो आ जाएगा 180/1000 इंटू 80 + 30 मतलब 80, 90, 100, 110 लिखेंगे ऐसा वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, ठीक। इससे जो आएगा मैं समझ जाऊंगा। आई होप तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सवाल यार पेपर में आया था। इस सवाल में क्वेश्चन क्या है, इस सवाल में दिक्कत क्या है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और नीट में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी। हालांकि सवाल आ सकता है लेकिन और कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रहेगी वहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 बस P and Q starts from a point at same time and moves in a straight line. Their position are represented by xp equals to alpha t plus beta t square and xq equals to ft minus t का, ठीक है। At what time do they both buses have same velocity? सेम velocity है यार। सबसे पहले
वी एक्स पी निकालते हैं, वी एक्स पी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा वो अल्फ़ा। मैं बेसिकली डिफ्रेंशिएशन करके निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट मैं डिफ्रेंशिएट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक। वी एक्स क्यू एफ माइनस 2t, ठीक। ये दोनों वेलोसिटी किस टाइम पे सेम होगी, चलो इसको सेम कर देते हैं तब। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टी इज इक्वल्स टू एफ माइनस 2t, ठीक। अल्फ़ा माइनस सबको एक एक जगह कर लेता हूँ। एफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 बीटा टी प्लस 2t, ठीक। एफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2t को बाहर निकालता हूँ, बीटा प्लस 1 एफ माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। आंसर कहाँ दिया हुआ है, एफ माइनस अल्फ़ा 2 1 प्लस बीटा, ठीक। आ गया हमारा आंसर। अब चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेस द ग्राउंड विद इन 6 सेकेंड, ठीक है। ये मान लो बॉल जो है एक टावर है, ठीक। यहाँ से बॉल फेंकी गई है ऊपर की तरफ, अपवर्ड व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। एक सेकंड अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, ठीक। ये बॉल है जिसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो ये ग्राउंड पे रीच कर रही है 6 सेकेंड पे, ठीक। अब वही बॉल है, मैं इसको डायरेक्ट नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, वो ग्राउंड रीच कर रही है 1.5 सेकेंड पर। वही बॉल है जिसको मैंने फेंका, तो वो स्पीड उसकी मतलब उसने इसका ये फ्री फॉल हो रहा है, मैं फेंका नहीं, बस फ्री फॉल हुआ उसका, बेसिकली फ्री फॉल उसने किया, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ क्या पूछा है, अच्छा थर्ड बॉल जो है उसका सेकंड पूछा, मतलब टाइम पूछा है कि कितने टाइम पे गिर जाएगा। अगर मैं एच निकाल लिया तो मेरे लिए सिंपल हो जाएगा टाइम निकालना, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको यू से फेंका हूँ तो इस पॉइंट पे भी वो यू पे इसकी वेलोसिटी जब नीचे की तरफ आएगी वो यू आएगी, ठीक है। मुझे टोटल पता है इतना 6 है। यहाँ ये मोशन, यहाँ से जो मोशन चल रहा है मतलब इस बॉल ए कहता हूँ इसको, बी कहता हूँ इसको, सी कहता हूँ। ए बॉल का जो मोशन है यहाँ से यहाँ तक का वो एग्जैक्टली सेम है बी बॉल का यहाँ से यहाँ तक का। समझ रहे हो मेरी बात, मैंने पढ़ाया ये चीज़ को, ठीक। तो मुझे पता है कि ये इसका भी नीचे आने का जो टाइम है वो 1.5 सेकेंड है, और इतने का जो टाइम है वो है 6 माइनस 1.5 मतलब 4.5 सेकेंड है ये वाला टाइम, ठीक। तो मुझे टाइम पता चल गया, तो मैं यू निकाल सकता हूँ। 2u/g है इक्वल्स टू 4.5, तो u मुझे पता है 45/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 45/2 है तो मैं यहाँ से अब हाइट निकाल सकता हूँ। क्या हाइट हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT²। s मुझे जानना है, u क्या है 45/2, टाइम क्या है 3/2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन t है, और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, ठीक है। ठीक, तो मैं अगर s निकालने जाऊँ तो आ जाएगा 3 5 15 12 13 4 प्लस 90/8 को करना है, यहाँ से काट दो 5 45/4, ठीक है। 45/4 से अलग कर लूँगा तो आ जाएगा 3 + 1 मतलब 4, मतलब 45, ये इधर कट जाएगा तो 45 मीटर आ जाएगा बिल्डिंग की हाइट। जब 45 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो गई है तो कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेगा वो, मतलब अगर मैं निकालूं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT² में ये टर्म तो 0 हो जाएगा। 45 इज इक्वल्स टू हाफ a क्या है 10 इंटू T², 90/10 इज इक्वल्स टू T², t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। लो तुम्हारा आंसर आ गया 3 सेकेंड। मतलब इतना कुछ करना था, तुमको थिंकिंग वाली डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। A car travel a distance AB in 3 equal segments, ठीक है। The first third at a velocity of v1, the second third at v2 and the final third v3, ठीक है। Given that v3 is equals to 3v1, v2 is equals to 2v1 and v1 is equals to 11, तो इसका मतलब v1 11 मीटर पर सेकेंड है, v2 जो है वो 2v1, इसका मतलब वो है 22 मीटर पर सेकेंड।
v3 जो दिया हुआ है वो दिया है 3v1 मतलब 33 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, कार जो डिस्टेंस है ए बिन 3 इक्वल सेगमेंट्स, मतलब ये x है, ये x है, ये x है, ठीक। तो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ठीक है। मुझे पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x है, टाइम जो हो जाएगा वो x बाय 11 प्लस x बाय 22 प्लस x बाय 33 हो जाएगा, x कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या मेरे पास 3/1 अपॉन 1/11 को अलग भी कर लूँ तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 3/1, ठीक है, 1/1 अगर मैं ये बस वही, अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन ही है भाई पूरा, ये लिटरली इरिटेट कर देता है कैलकुलेशन। 60 इधर आ जाएगा तो 162 मतलब 628 प्लस 11 आ जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ठीक। 18 आ जाएगा तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे आंसर है, ठीक। बस कैलकुलेशन ऐड कर दिया यार इसमें। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द लेक फ्रॉम अ हाइट इतना above the water level, it hits the water with a velocity v and then sinks to the bottom with a constant speed, constant velocity v. It reaches the bottom of the lake 4 seconds after it is dropped, ठीक है, ड्रॉप होने के 4 सेकंड बाद, ठीक है। द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द लेक, मान लो यहाँ पे बॉल है, ये है तुम्हारी लेक, ये है डेप्थ लेक की, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 4.9 मीटर, ठीक। मुझे यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 4 सेकेंड दिया हुआ है। 4.9 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम उसको चाहिए, ड्रॉप किया हुआ है तो s इज इक्वल्स टू AT²। s मुझे दिया हुआ है 4.9, a मुझे 9.8 पता है, t² क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर करूँ मैं इधर तो आ जाएगा 2, ठीक है। और जब ये 2 आ जाएगा तो 1/2 √2 मतलब t² कुछ ऐसा होने वाला है, t कुछ ऐसा होने वाला है। नहीं यार ये तो कुछ गलत लग रहा है, रुको। हाँ, अगर मुझे सिर्फ इतने का टाइम निकालना है कि इतना टाइम कितने में लगा उसने, ठीक, तो 1 सेकेंड में वो कितना चल जाएगा 1 सेकेंड में, हालांकि 4.9 इज इक्वल्स टू हाफ 9.8 इंटू t², इधर कट जाएगा 2 मतलब टाइम 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। लेकिन इतना दूर उसने 3 सेकेंड में, कितना दूर इसने 3 सेकेंड में की विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब जो लेक की डेप्थ है वो आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो, मैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से निकाल लूँगा। डिस्टेंस मुझे अगर पता चल गया, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मुझे निकालना है, स्पीड पता चल जाएगा तो मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। स्पीड क्या हो जाएगी 1 सेकेंड बाद, u तो 0 है, a 9.8 है, 10 मतलब 80 मतलब 1 सेकेंड की बात है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी 9.8 इंटू 3 मतलब 8 3 24 9 27 29.4 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द लेक 29.4 है, मतलब तुमको कहाँ से शुरुआत करनी है सोचने की और कहाँ पे एंड करनी है वो यहाँ पे तुमको पता चलेगा, इस सीरीज़ में तुम्हें पता चलेगा, क्वेश्चन सीरीज़ में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आता है, कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 150 km/h एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट मूव्स 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप। द सेम कार मूविंग विद द, ऊपर वाला है 1/3 हो गया स्पीड, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब 150 km/h थी इनिशियल में, बाद में कितनी हो गई 1/3 मतलब 1/3 इंटू 150 मतलब 50 km/h। हम पढ़ते हैं कि स्पीड बढ़ रही है तब n² हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड घट रही है तब क्या होगा, सेम चीज़ होने वाली है, n² ऐसी होने वाली है। अब यहाँ पे n जो है वो 1/3 है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा n² मतलब 1/9 इंटू s क्या है 27, जो कि हो जाएगा 3 मीटर, और आंसर तुम्हारा 3 मीटर है, समझे। n की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब
कंडीशन कुछ भी हो, चाहे बढ़ रही हो चाहे कम हो रही हो, एन की वैल्यू तुम वैसे ही लिखोगे जैसे लिखते आ रहे हो, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता है। स्मॉल टॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेस्ट एंड मूव्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इट ट्रेवल्स 10 मीटर्स इन ट्रेवल किया इन द फर्स्ट सेकंड, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट सेकंड। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 10 मीटर्स ने ट्रेवल किया फर्स्ट सेकंड में, तो अगले नेक्स्ट 30 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया। अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर इक्वल टाइम का ड्यूरेशन की बात करूं, मतलब अगर एक एग्जांपल में तुम्हें सेम दूं कि पहले सेकंड में अगर तुम बॉल को ड्रॉप करोगे तो 5 मीटर चलेगा, दूसरे सेकंड में मतलब दूसरे सेकंड में मतलब 0 से 1 के बीच में उसने 5 मीटर किया, तो 2 से 1 के बीच में उसने किया 15 मीटर, 3 से 2 के बीच में उसने किया 25 मीटर, मतलब एक सेकंड का गैप है। गैप कुछ भी हो, गैप कितने भी सेकंड का हो, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो गैप का जो रेशियो आएगा वो 1:3 रेशियो इतने का ही है, 1:3 रेशियो 5:7 ऐसे ही आएगा। इसका मतलब पहले में उसने अगर 10 मीटर चला तो 1:3 के हिसाब से यहाँ पे 30 मीटर आना चाहिए, और आंसर भी 30 मीटर ही है। तो सोचने की कैपेबिलिटी को यहाँ बढ़ाओ कि एक्चुअली में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझना है जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझना है कि वो किस किस केसेस की बात कर रहा है, किन केसेस की बात कर रहा है वो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 balls in B are placed at the top of a 180 meter tower। ठीक है, बॉल A is released from the top at t is equals to 0 second। बॉल B is thrown vertically down with initial velocity of p is equals to 2 second। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है, देखो ये 2 टावर है, इसकी लेंथ 180 मीटर है। ठीक, 2 बॉल है। ठीक, ये टाइम t is equals to 0 है। इसको जब ड्रॉप किया गया तो एट t जब इसको ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो क्या है, और जब इसको t को 0 सेकंड पे ड्रॉप किया गया था तो वो कुछ डिस्टेंस चला। ठीक है, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे दूसरे बॉल को, जो कि b बॉल है, उसको नीचे u वेलोसिटी से फेंका गया। तो एक टाइम t के बाद दोनों एक सेम पॉइंट पे मिले। ठीक है, और जब वो मिले तो टाइम t के बाद वो डिस्टेंस ग्राउंड से 100 मीटर है। ठीक है, जब 100 मीटर ग्राउंड से है तो ऊपर से 180 माइनस 100 मतलब 80 मीटर हुआ। मतलब एट टाइम t इसको जो 0 सेकंड पे जो दोनों बॉल है वो 80 मीटर ऊपर से हैं। ठीक है, तो जब 80 मीटर ऊपर से ए वाली बॉल का तो फ्री फॉल है ना, तो इस पर हम नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। मतलब किस टाइम पे वो दोनों 80 मीटर पे होंगे, वो टाइम है तुम्हारा, मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। ठीक, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बी बॉल को फेंका गया है। तो मान लो बी बॉल को जब फेंका गया है तो उसने सिर्फ 2 सेकेंड में, मतलब 4 सेकेंड पे तो दोनों मिल गए, और 2 सेकेंड पे दूसरे सेकेंड पे तो फेंका गया, मतलब बी बॉल को सिर्फ 2 सेकेंड का गैप मिला, और 2 सेकेंड के गैप में उसने 80 मीटर ट्रैवल कर लिया। इसका मतलब तो मुझे पता है एस जो होगा वो 80 होगा बी बॉल के लिए भी, तो 80 मीटर इज इक्वल्स टू यू टी। मुझे यू नहीं पता है लेकिन मुझे टी पता है 2 सेकेंड। क्यों, 4 सेकेंड तो मिले थे लेकिन 2 सेकेंड पे तो फेंका गया था, तो 2 सेकेंड प्लस हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। 80 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 20, 60 इज इक्वल्स टू 2u, u इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, द अदर हाफ डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अच्छा, मतलब एक अगर डिस्टेंस आधी आधी काट दी गई है, एक एस है एक एस है। ठीक, तो ये एस पहला वाला जो आधा डिस्टेंस है वो 6 मीटर पर सेकेंड से किया गया है, लेकिन दूसरे वाला सेम इंटरवल मतलब टी बाई टी इक्वल टाइम। अच्छा, टाइम इंटरवल की बात कर रही है। पहला क्या कह रहा है, अदर हाफ इज कवर्ड, डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, इस हाफ में इसमें जो टाइम इंटरवल है, मान लो ये टी टाइम और ये टी टाइम, इस टी टाइम में 9 मीटर पर सेकेंड था और 15 मीटर पर सेकेंड था। ठीक, मुझसे कहा है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मुझे पता है 2s है। ठीक, टोटल टाइम मुझे क्या है, टोटल टाइम मैं कैसे निकालूंगा,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, पहला वाला वो हो जाएगा डिस्टेंस मतलब s/6 प्लस, अब मुझे इसका निकालना है टाइम, ठीक है। अब टाइम मैं इसको s के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस देखो हाफ इंटरवल्स की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका एवरेज टाइम निकाल लेता हूँ, सिर्फ इसका वेलोसिटी अगर मैं एवरेज निकाल लेता हूँ तो भी काम मेरा बन जाएगा, एवरेज टाइम, ठीक। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे कैसे करनी है चीज़ें, तो देखो मुझे टोटल टाइम लिखना है यहाँ पे, ठीक, मुझे टोटल टाइम लिखना है यहाँ पे। तो टोटल टाइम में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ठीक। टाइम टी मुझे पता है, ठीक। अगर मैं कहूँ तुमसे कि तुम यहाँ पे सिंपल पहले टी प्लस टी लिख दो, ठीक, लेकिन यहाँ पे तुम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एस के फॉर्म में नहीं है। तुमको इसको एस के कुछ भी करके, तुम दिमाग में ये बनाओ कि तुम्हें कुछ भी करके एस के फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है भाई, ले आएंगे। अब कैसे लाएंगे वो सीखो। यहाँ पे देखो अगर मैं इसका एवरेज स्पीड अगर निकालूँ इस अदर हाफ ऑफ द मोशन का, वो क्या आ जाएगा, आ जाएगा टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। टाइम को मैं लिख सकता हूँ हाफ इक्वल उसमें हुआ है ना, तो 2t, ठीक है। लेकिन अब तुम यहाँ पे देखो टी टाइम सेम है, मतलब इक्वल टाइम में उसने ऐसी स्पीड रही है उसकी। तो मैं डिस्टेंस को वैसे ना लिख के मैं लिखूँगा एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूँ तो डिस्टेंस को मैं टोटल डिस्टेंस लिखूँगा मैं, डिस्टेंस को टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी 9 इंटू टी प्लस 15 इंटू टी। मैं इस मोशन को, इस पूरे मोशन को अलग तरीके से देख रहा हूँ, ठीक। यह आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2t, 9t प्लस 15t क्या हो जाएगा तुम्हारा, वैसे टी से टी काट दो तो 9 प्लस 15 क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 24/2 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तुम्हारी स्पीड, ठीक। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे अब लिखोगे तुम s/12, ठीक। तुम s काट दो, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व करो, 1/6 को बाहर निकाल लो तो आ जाएगा 1/2 मतलब 3/2 आ जाएगा। इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप सो तुम्हें इस चीज़ को समझ में आया होगा। मैंने यहाँ की एवरेज वेलोसिटी निकाल के फिर इस पूरे की एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 cars are traveling toward each other at speed 20 मीटर पर सेकेंड each when the car are 300 मीटर अपार्ट, ठीक है। जब कार 300 मीटर अपार्ट थे, ठीक, ये कार है, दोनों 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। जब उसने दोनों ने ब्रेक मारा मतलब पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तब पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम इन रेस्ट, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा दूंगा मैं। कैसे लगाऊंगा मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं लगाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। एक को मैं पूरा रेस्ट मान लूँगा, मान लो ये बी है, ये ए है, मैं बी को रेस्ट मान लूँगा तो ए के पास सारे कंपोनेंट भेज दूंगा, मतलब ए के पास पहले से इतनी चीज़ें तो थी, मैं एडिशनल उसको दे रहा हूँ ये। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 40 मीटर पर सेकेंड और ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे पता है अगर मैं डिस्टेंस देखूँ एस इज इक्वल्स टू यू क्या है 40, चलो टाइम मुझे निकालना, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी मुझे पता है 0 है, माइनस यू क्या है 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a क्या है -4 और s मुझे निकालना है ये कितने डिस्टेंस बाद वो रुक जाएगा। मतलब अगर मैं इसे काटूँगा तो ये तो कट जाएगा, -40 माइनस कट जाएगा 40 इंटू 40/2 इंटू 4 इक्वल्स टू s, ठीक। 10 मतलब s जो होगा वो 200 मीटर होगा, मतलब ये गाड़ी 200 मीटर पे आके रुक जाएगी। तो डिस्टेंस कितना बचा 100 मीटर बचा, आंसर तुम्हारा 100 मीटर ही हो जाएगा। ये मैंने रिलेटिव वेलोसिटी से निकाला है, बहुत इजी था ये कंसेप्ट, मैंने बैच में पढ़ा के रखा है, ठीक है। A train starting from Brest फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू अ स्पीड ऑफ 80 km/h
फॉर टाइम टी एंड देन मूव्स विद अ कांस्टेंट पी स्पीड फॉर 3t, ठीक। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, 3t टाइम और ये t टाइम, ठीक। स्टार्टिंग में उसने एक्सेलरेट किया उसने, ठीक, फिर इस पॉइंट पे उसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल गई और उसने पूरा क्रूज किया उस स्पीड पे, ठीक। एवरेज स्पीड मुझसे पूछा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में अगर तुम टोटल डिस्टेंस कहोगे एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर, ठीक। ए तुम निकाल सकते हो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू, यू तो ज़ीरो है, ए मुझे नहीं पता, टी मुझे पता है, V 80 किलोमीटर पर आवर हो गया है और 80 की मुझे वैल्यू ऐसे मिल गई, ठीक, 80 ऐसे ये 80 ये हो गया, ठीक है। अभी हम आगे इस चीज़ को कहीं यूज़ करेंगे, देखना अभी ये टोटल, ये पहली डिस्टेंस आ गई, दूसरी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 80 इंटू 3t मतलब 240 इंटू टी, टोटल टाइम कितना लगा, 4t लगा, ठीक है। मैं इस t से इस t को काटूंगा और इस t से इस t को मैंने काट दिया, ठीक है। 80 की मुझे वैल्यू पता है क्या है, 80 है, तो 80/2 प्लस 240 अपॉन 4, 80/2 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 + 2 40 मतलब 280/4 आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक। बहुत पैनिक नहीं करना होता, बस सॉल्व करते रहो, एट द एंड आंसर तो आ ही जाना है, कुछ तो ना कुछ तो आएगा ही। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, dr/dt क्या हो जाएगा, 2t - 2, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, पहला वाला आंसर बहुत ईजी था यार। A bullet is fired into a fixed target. It loses the 1/3 of the velocity after traveling 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक फिक्स टारगेट है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक, फिक्स टारगेट है, 1/3 वेलोसिटी उसने लूज़ कर दी, 4 सेंटीमीटर आ गया और वो फर्दर p × 10⁻³ सेंटीमीटर चला है रेस्ट पे आने पे, यहाँ रेस्ट पे आ गया, ठीक।